नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 52 है ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी के सीरीज का। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फेडरलिज्म का चैप्टर चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें। जो सबसे पहला यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि हमारे संविधान में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, बहुत ज्यादा इनइक्विटेबल है। वो सेंटर को एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। आप देखिए, जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में यूनियन लिस्ट से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स तो रखे गए हैं, बट कॉन्करेंट लिस्ट में हमको पता है स्टेट गवर्नमेंट भी नियम कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम कानून बना सकती है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में जब कानून बनेगा तो उस कानून में भी वरीयता किसको मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी। तो मतलब कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्करेंट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पर कानून बना रखा है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके ऊपर एक कानून बना के उसको ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइडिंग पावर है उन मैटर्स में जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दे रखे हैं। साथ साथ रेजिडोरी पावर्स मतलब जो पावर्स ना यूनियन लिस्ट में मेंशन करके रखी गई है, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन करके रखी गई है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन करके रखी गई, ऐसी पावर्स को डिफॉल्ट किसे दे दिया जाएगा? सेंटर को दे दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो रेजिडोरी पावर स्टेट्स के पास जाती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सेंटर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया। उसके बाद अगली चीज क्या है? स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल। स्टेट्स के पास किसी भी तरीके की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। जैसे यूएसए की आप बात करो दोस्तों, तो यूएस में हिसाब क्या है? एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यानी कि यूएसए की जो इतनी बड़ी कंट्री है, कल की डेट में स्टेट को उठ के यूएसए की सरकार को बोले कि हम तुमसे अलग हो रहे हैं, तो नहीं हो सकता। लेकिन यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि हम इस स्टेट की बाउंड्री बदल रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं, इसको छोटा कर रहे हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो मतलब यूएसए की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो इंटैक्ट है, लेकिन जो स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो भी इंटैक्ट है। मतलब जब तक स्टेट्स खुद से एग्री नहीं करती यहाँ पे हमारे इलाके को कम कर लो, तब तक उनके इलाके को कम नहीं किया जा सकता। वहीं पे इंडिया में क्या है? एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यानी हमारे यहाँ पे जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कल की डेट में कोई स्टेट खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि भैया हमें अपना अलग चाहिए, हम अलग हो रहे हैं, वो नहीं हो सकता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने टर्म में चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के इलाके को कम कर सकती है, किसी स्टेट में यूनियन टेरिटरी का थोड़ा का इलाका मिला सकती है, दो यूनियन टेरिटरी को आपस में जोड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो भाई आंध्र प्रदेश को तोड़ के जब तेलंगाना बनाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत आराम से सिंपल मेजोरिटी को पार्लियामेंट में पास करा के एक नया स्टेट बना दिया। जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को दो यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, आराम से एक सिंपल मेजोरिटी से स्टेट्स को दो भागों में तोड़ा जा सकता है, तीन भागों में तोड़ा जा सकता है इंडिया में। बट स्टेट्स को नॉर्मल कर इंडिया में तोड़ा नहीं जाता है क्योंकि उससे खर्चा बहुत होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया, तोड़ के तेलंगाना अलग कर दिया गया। अब तेलंगाना की अलग कोर्ट, तेलंगाना के अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सब कुछ अलग हो जाएगा तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश का अलग हो जाएगा। तो बहुत खर्चा लगता है। इस खर्चे को सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी पड़ती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को नए स्टेट को पैसा देना पड़ेगा कि हाँ भाई अपनी कैपिटल सिटी यहां बना लो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी थी हैदराबाद, जितनी भी उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो हैदराबाद में थी। जैसे ही तेलंगाना बना, हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया। तो अब आंध्र प्रदेश को चाहिए ना कैपिटल, तो कैपिटल अगर अमरावती को बनाएंगे तो वहां पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे, उसमें खर्चा आएगा, गवर्नर हाउस बनाना पड़ेगा। अब आंध्र प्रदेश का अलग गवर्नर होगा, तेलंगाना का अलग गवर्नर होगा, इन सब चीजों में खर्चा बहुत आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अवॉइड करती है स्टेट्स को बनाना, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर में दो यूनियन टेरिटरी तोड़ना बहुत जरूरी था, तो सेंटर ने तोड़ दिया। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप बोलोगे डबल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। आप यूएस में चले जाइए, यूएस में डबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और यूएस में डबल सिटीजनशिप भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए में उनका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और उनके स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे आप सेंटर की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, दोनों के लिए एक ही किताब में नियम कानून लिखे हैं जो कि हमारी संविधान की किताब है। इंडिया में एक संविधान की ये जो अवधारणा है, इसके अगेंस्ट केवल एक एक्सेप्शन था, वो था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग संविधान था, उनके अपने अलग नियम कानून थे, एक स्पेशल स्टेटस मिला था उनको एक आर्टिकल की वजह से। वो आर्टिकल अब गया है हट 35A, ठीक है। और आर्टिकल आपका 370 है, उसको इनऑपरेटिव कर दिया गया, हालांकि 370 को संविधान से डिलीट नहीं किया गया। तो अभी के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है।
ओके, सेंटर स्टेट सब इस सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, जुडिशरी सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे। यूएस में चीजें बहुत अलग अलग हो जाती हैं। यूएस को बस मैं कंपैरिजन के उससे लेके चल रहा हूं, हालांकि दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग अलग है। आगे आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का प्रोसीजर है वो ना तो बहुत ज्यादा ट्रिकी है और ना ही बहुत ज्यादा आसान है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का तरीका है वो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि अलग अलग प्रकार की मेजोरिटी से वो हमारे संविधान को बदल सकते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी है बाय 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी बाय 2/3 मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो ये सब चीजें हैं इंडिया में। अब जैसे आप यूएस से इंडिया को अगर कंपेयर करो तो यूएसए में जो स्टेट्स हैं वो भी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सजेस्ट कर सकती हैं, बट इंडिया में जो स्टेट्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सजेस्ट नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पे संविधान को जो बदलने का तरीका है वो इतना मुश्किल नहीं जितना बाकी कंट्रीज में, जितना यूएसए में है। तो ये जरूरी है, बट कभी कभी ये अनडिजायरेबल हो जाता है। ये अनडिजायरेबल कब हो गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल सद्भावना को यहाँ बदलने लगे, लेकिन हमारी जुडिशरी खड़ी थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला था कि भाई कभी ना कभी जुडिशरी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, और जुडिशरी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जुडिशरी ने ये जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी थी आपकी सरकार की, इसको रोका। 1973 केशवानंद भारती केस, और उसके बाद बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जहां पे सरकार को एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर होने से, सरकार को एक लिमिट से ज्यादा टोटलिटेरियन होने से, सरकार को एक लिमिट से ज्यादा हमारे संविधान को मूल सद्भावना को तोड़ने से रोका है हमारी जुडिशरी ने। तो हमारी जुडिशरी ने समय समय पे हमारे देश के संविधान की रक्षा की है, लोगों के हक की रक्षा की है। तो आप कह सकते हो कि हम लोग सेफ हैंड्स में, जो हमारी जुडिशरी है वो सेफ हैंड्स में। आगे चलते हैं। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। हमारे यहाँ पे देखिए स्टेट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप राज्यसभा की बात करो और राज्यसभा को यूएसए के सेनेट से कंपेयर करो तो सेनेट में 100 मेंबर्स हैं, यूएसए में 50 स्टेट है, सबसे दो दो जाते हैं। इंडिया में 1 से लेके 31 के बीच में राज्यसभा की मेंबरशिप वैरी करती है, वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो 31 सीटें, बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है, राजस्थान की पॉपुलेशन ज्यादा है, तमिलनाडु की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इन सब राज्यों से राज्यसभा में ज्यादा मेंबर्स जाते हैं। वहीं पे मिजोरम जैसे राज्य, नागालैंड जैसे राज्य, सिक्किम जैसे राज्यों से राज्यसभा में बहुत नॉमिनल 1 या 2 मेंबर्स जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की आबादी ही नहीं है। आबादी के हिसाब से मेंबर्स को भेजा जाता है राज्यसभा में और लोकसभा में। तो यहाँ पे बात हो रही है स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की। देखिए स्टेट के रिप्रेजेंटेशन में इक्वालिटी नहीं है। राज्यसभा में जो सीटें एलोकेट हो रखी हैं वो अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग एलोकेट हो रखी हैं। तो भाई आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा में सीटें एलोकेटेड है। ओके, तो यहाँ पे अगर छोटे स्टेट्स यानी सिक्किम या नागालैंड जैसे स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को अगर सेफगार्ड करना चाहें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिसएडवांटेज में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो देखिए 3 तरीके की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं अंडर आर्टिकल, ये सॉरी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ये जो स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं इसको अंडर आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ये 3 तरीके की इमरजेंसी है इंडिया में। ओके, इन इमरजेंसियों के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा ताकत आ जाती है और स्टेट्स उनके कंट्रोल में चली जाती हैं। खासकर नेशनल इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में ही अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। अगर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है तो उस स्टेट की सरकार सेंटर के हाथ में आ जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं और जो सरकारी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में कट किया जा सकता है। जब अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक शुरू हुआ था उस समय पे सरकार के पास पैसों की इतनी कमी हो गई थी कि सबको ये डर लगा था, खासकर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनको डर लगा था कि भाई सैलरी कटेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, बस डीए काटा गया। तो कुल मिलाकर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट को रखने की जरूरत है सामने, तो इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे संविधान में। तो कल की डेट में चाइना अटैक कर देता है तो देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी अंडर आर्टिकल 352। पूरा देश एक एंटिटी बन जाएगा। उस समय पे कोई स्टेट कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर होगी। आगे बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस की तरह नहीं कि अगर आप टेक्सास में रहते हैं तो टेक्सास स्टेट की भी सिटीजनशिप होगी आपके पास और आपके पास यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी। तो मान लीजिए आप टेक्सास स्टेट में रहते हैं और न्यू ऑरलियंस जाना चाहते हैं या कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं, तो अगर आप जगह बदलोगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ेगा क्योंकि वहां पे स्टेट की अपनी अलग अलग सिटीजनशिप है। हमने सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है, कनाडा ने भी सिंगल सिटीजनशिप के ये सिद्धांत को अपनाया है। तो भाई देखिए यहाँ पे इंडिया में आप देश के किसी भी कोने में जन्मे हो, आप किसी और जगह पे जा सकते हो,
रह सकते हो, घर खरीद सकते हो। हाँ, घर खरीदने में कहीं कहीं पे कुछ लिमिटेशंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हिमाचल प्रदेश में घर खरीदना है तो आपको सीधे सीधे खरीदने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। आप ये कर सकते हो कि किसी एक दोस्त के थ्रू हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदवा लो और बाद में वो जमीन अपने नाम करवा लो। इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये अलग बात है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाके जॉब कर रहे हो, कुछ साल से वहां पे रह रहे हो, तो आप वहां पे लैंड खरीद सकते हो। जैसे मैं मुंबई में रह रहा हूं तो मैं मुंबई में फ्लैट खरीद सकता हूँ, लैंड खरीद सकता हूँ। इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप वहां पे जाके रहिए। आप वहां पे जाके रह रहे हैं तो भी आप वहां पे लैंड खरीद सकते हैं। देखिए, अलग अलग स्टेट्स के थोड़े अलग अलग वेरिएबल लॉज होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे नहीं। ओके, लेकिन यूएस जैसी कंट्रीज में जहां डुअल सिटीजनशिप है, वहां थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब वहां के सिटीजन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करते हैं। यूएस में भी आप देखो कि डुअल सिटीजनशिप है, स्विट्जरलैंड में भी डुअल सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में भी डुअल सिटीजनशिप है। मतलब जिस प्रोविंस में वो रहते हैं, जिस कैंटन में वो रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहां की भी उनके पास सिटीजनशिप होगी और देश की सिटीजनशिप तो होगी होगी। हमारे यहाँ पे जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और फिर नीचे है आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, आप देखिए यूएसए की बात कर लीजिए तो यूएसए में दो अलग अलग तरीके की कोर्ट्स हैं भाई। तो आप देखो यूएसए में फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे फेडरल कोर्ट है, उनकी स्टेट की अलग कोर्ट है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। इंडिया के संविधान ने बोला इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और सारी कोर्ट सेंट्रल लॉज को भी इंप्लीमेंट करेंगी, स्टेट लॉज को भी इंप्लीमेंट करेंगी। वहीं पे यूएसए में जो फेडरल कोर्ट है, जो सेंट्रल के लेवल की कोर्ट है, वो केवल फेडरल लॉज को इंप्लीमेंट करती है। जो स्टेट के लेवल की कोर्ट है वो केवल स्टेट लॉज को इंप्लीमेंट करती है। आगे चलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो देखिए भाई, अगर आप यूएसए की बात करो तो यूएसए में भी भैया उनकी अलग अलग स्टेट्स की अपनी अलग अलग पब्लिक सर्विसेज हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अपने अलग ऑफिसर्स होते हैं। उसी तरीके से इंडिया में सेंटर अपने जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें रिक्रूटमेंट करता है। वहीं पर अगर आप बात करिए स्टेट्स में, तो स्टेट्स में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो स्टेट्स के तो अपने अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, साथ साथ यूपीएससी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट करती है, आईएएस के, आईपीएस के, आईएफएस के, यहाँ पे आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट सरकार करती है और ये ऑफिसर सेंटर में भी काम करते हैं और ये ऑफिसर स्टेट्स में भी काम करते हैं। तो आप देखिए कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनकी स्टेट गवर्नमेंट में भी पोस्टिंग होती है। जब ये स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टिंग करते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे ये ज्यादातर टॉप पोजीशंस में ही होते हैं और इनके ऊपर जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो भले ही एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हो, तो एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो उत्तर प्रदेश की सरकार को रिपोर्ट करेगा। लेकिन इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपॉइंट कहां से किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। जो एग्जाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया था, यूपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो इनकी सर्विस कंडीशंस बहुत हद तक सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और आप कह सकते हो कि किसी समय पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन ऑफिसर्स के ऊपर अपना कंट्रोल भी कर सकती है, इनके थ्रू अपने चला भी सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। ओके, हालांकि नॉर्मल अगर ऐसा नहीं है, जब ये लोग स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे ही काम करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे पुलिस की आप बात कर लो दोस्तों, तो पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस एक राज्य सरकार के अंदर काम करती है। इसका एक एक्सेप्शन दिल्ली, दिल्ली की पुलिस राज्य सरकार के अंदर काम नहीं करती, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर काम करती, सेंटर के अंदर काम करती। बट ज्यादातर केसेस में जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब इसके अलावा दिल्ली के अलावा हर केस में जो पुलिस है वो राज्य सरकार के अंदर होती है। और पुलिस में जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो भी राज्य सरकार के अंदर होगा। बट फिर भी इनको रिक्रूट सेंटर ने किया, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और हैं भी है। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये फेडरलिज्म के सिद्धांत को वायलेट कर रही हैं। अक्सर अगर पहले डिबेट सुनने में मिलती थी बिहार और यूपी में, बिहार और यूपी की जो स्टेट लीडरशिप होती थी वो क्या बोलती थी कि भैया हमें आपके आईएएस आईपीएस की जरूरत नहीं है, हम अपने पीसीएस अधिकारियों से काम चला लेंगे। तो ये जो आईएएस आईपीएस है ये सेंटर रिक्रूट करता है, बट ये काम आकर करते हैं स्टेट में। तो यहाँ पे फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है वो वायलेट हो रहा है। ओके, फिर आगे बात करते हैं इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी की। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात हो रही है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है, स्टेट्स के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। ये ऑडिट तब करता है जब खर्चा ऑलरेडी हो चुका होता है। ओके, ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ये बताएगा कि हाँ भाई खर्चा सही हुआ गलत हुआ। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो ऑडिट रिपोर्ट आती है ना उसकी काफी वैल्यू होती है, क्योंकि उस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की निंदा भी की जा सकती है, उनके ऊपर सवाल भी उठाए जा सकते हैं कि भाई ये जो आपने किया है ये कैसा किया है। इसलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कैग का अपॉइंटमेंट कर सकता है स्टेट्स के अप्रूवल के बिना,
और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो निकालने का प्रोसीजर है ना, जो उसके रिमूवल का प्रोसीजर है, उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी चलेगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, उस प्रोसीजर में भी स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं है। तो भले ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल स्टेट्स के अकाउंट्स का भी ऑडिट कर रहा है, बट ना उसके अपॉइंटमेंट में स्टेट का कुछ लेना देना है और ना ही उसके रिमूवल में कुछ स्टेट्स का लेना देना है। तो ये भी फेडरलिज्म के सिद्धांत के अगेंस्ट जाता है और यूनिटरी नेचर दिखाता है हमारे संविधान का। समझिए। वहीं पर अगर आप अमेरिकन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करोगे, तो जो अमेरिका का कंट्रोलर जनरल है वो स्टेट्स के अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करता है, बट इंडिया का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल स्टेट्स के अकाउंट का भी ऑडिट करता है। फिर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। देखिए, स्टेट को ऑलरेडी बहुत कम ताकत दी गई है, ओके, लेकिन उस ताकत में भी दोस्तों स्टेट के पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के भेजती है। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे नेशनल इंटरेस्ट में और ये बोले कि भाई स्टेट लिस्ट के अंदर ये वाली एंट्री का जो सब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर पार्लियामेंट को नियम कानून बनाया जाना चाहिए, तो उस केस में पार्लियामेंट उसके ऊपर नियम कानून बना सकती है। ओके दोस्तों, तो आप समझ रहे हो ना कि जो सब्जेक्ट्स एक स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं राइट उनके ऊपर नियम कानून बनाने का, उनमें भी पार्लियामेंट नियम कानून बना सकती है अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है ये बोलते हुए कि हाँ भाई इनके ऊपर नियम कानून बनाना पार्लियामेंट का नेशनल इंटरेस्ट में। तो मतलब स्टेट को अथॉरिटी दी गई और वो अथॉरिटी भी वायलेट हो सकती है अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे, बट नॉर्मल का राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता नहीं है दोस्तों। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखिए भाई, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ऐसा किसने बोला है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। गवर्नर इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये हेड ऑफ द स्टेट है, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर अपने ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो सेंटर के एक एजेंट की तरह काम करता है और उसके थ्रू ही जो सेंटर है वो स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल वो करता है। शुरुआत में तो देखिए दोस्तों, गवर्नर की पोस्ट का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। आज की डेट में भी गवर्नर के पोस्ट का कहीं कहीं बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि राजस्थान का जो इम्ब्रोग्लियो चल रहा था, उसमें गवर्नर से बोल रही थी वहां की रूलिंग सरकार अशोक गहलोत की कि आप सेशन बुलाइए, बट गवर्नर सेशन बुलाने में लेट कर रहा था। कई कई बार तो इंदिरा गांधी जी के राज के दौरान और पहले के समय में जो गवर्नर है वो सीधे सीधे प्रेसिडेंट रूल लगा देता था, स्टेट इमरजेंसी लगा देता था। तो गवर्नर का बहुत समय पे बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी अपॉइंट किया जा सकता है। हालांकि अब इतने सेफ गार्ड्स आ चुके हैं कि गवर्नमेंट को गवर्नर को एकदम से हटाना अगेंस्ट हो जाएगा। तो भाई गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर काम करता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि ये एज अ एजेंट नहीं है सेंट्रल, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की अपनी एक गरिमा होती है। ये बातें बोली गई हैं। ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स का हेड है ना वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो स्टेट्स के हेड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास किया या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किए नियम कानून को साइन करेगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंटर अपॉइंट करेगा। आगे चलते हैं, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। देखिए भैया, हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी लोकसभा के इलेक्शंस भी यही इलेक्शन मशीनरी कंडक्ट कराती है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली है यानी राजस्थान की विधानसभा के इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के, देश में किसी और विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कौन कराएगी? इलेक्शन कमीशन। वो अलग बात है कि भैया जो लोकल लेवल पे म्युनिसिपैलिटी या पंचायत है उनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, लेकिन फिर भी लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है हमारे यहाँ पे? यानी सेंटर पे भी इलेक्शंस और राज्यों में भी इलेक्शंस कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। ओके, लेकिन यूएसए में देखें तो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन की अलग मशीनरी है, स्टेट लेवल पे इलेक्शन की अलग मशीनरी है। यानी यूएसए में फेडरल लेवल पे अलग तरीके से इलेक्शंस होंगे, उनको इलेक्शंस कंडक्ट कराने वाली बॉडीज अलग है, फेडरल लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है। फिर फाइनली आते हैं हम वीटो ओवर स्टेट बिल्स। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर जब भी कोई नियम कानून पास करता है तो अगर गवर्नर को यह लगता है कि ये नियम कानून हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो गवर्नर उस नियम कानून को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व कर सकता है। सिंपल बात है। तो गवर्नर इज empowered टू रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया और अगर गवर्नर को लगा कि ये हमारे संविधान के मूलभूत आधारों के अगेंस्ट है, तो गवर्नर उसको प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। प्रेसिडेंट उन बिल्स पे अपनी एसेंट दे सकता है, वो अपनी एसेंट चाहे ना दे, हो सकता है कि वो बिल को वापस रिकंसीडरेशन के लिए भेज दे स्टेट के पास, और स्टेट से वो फिर वापस पास होकर अगर आया उसके बाद भी प्रेसिडेंट के ऊपर ये मैंडेटरी नहीं कि वो अपना अप्रूवल दे, मतलब दूसरी बार भी वो अपना अप्रूवल देने से मना कर सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है स्टेट बिल्स के ऊपर, सस्पेंसिव वीटो नहीं है। ओके, आप देखोगे दोस्तों, जब
पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है और प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट को उसको अप्रूव ही करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को तो वो अप्रूव ही कर सकता है, कंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकता। मनी बिल को भी उसको अप्रूव ही करना है, क्योंकि मनी बिल तो उसकी परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है। और अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो उसको प्रेसिडेंट हो सकता है पार्लियामेंट के पास एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। रिकंसिडरेशन करने के बाद पार्लियामेंट से फिर से बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आया तो उसको हामी भरनी है। लेकिन स्टेट बिल में ऐसा नहीं होता। अगर गवर्नर ने कोई स्टेट बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा है तो प्रेसिडेंट उसको कंसीडर करेगा। प्रेसिडेंट हो सकता है उस बिल को वापस रेफर कर दे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कि आप रिकंसीडर करिए। रिकंसीडरेशन के बाद फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से वो बिल आ जाता है अगर प्रेसिडेंट के पास, तब भी प्रेसिडेंट मना कर सकता है। ओके, तो ये है दोस्तों। यूएस ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूएस ऑस्ट्रेलिया में स्टेट लेवल पे जो ऑटोनॉमी है ज्यादा है, तो वो अपने बिल्स को पास करा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्दी जल्दी ऐसे ही आपको वीडियोस और मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को शेयर किए बिना, लाइक किए बिना